तो बिहारी आभूषण से स्टार्ट कर दें। अच्छा, बिहारी आभूषण है यस मैम, उसका पीडीएफ है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। चलो फिर Microsoft OMS 26.1.1. Exit OMS. Select synthesizer dialog. Synthesizer. निकालो, Microsoft Speech API दोनों में version से 5. कोई भी निकालो। OBS 26.1.1, 64-bit, Windows, Profile, कौन बात मैम कर रहा है? 3.1 बिहारी, अच्छा, रीतिकालीन हिंदी कविता। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ और इसके बाद हम पढ़ना शुरू कर लेंगे। और तुम जो है ना बिहारी का जो वो है ना परिचय, ये सब तुम बाद यस में पढ़ मैम। के समझ लेना। हम ऐसे करेंगे ओके। कि अभी थोड़ा सा हमारे पास पूरा सिस्टमेटिक पूरी बुक नहीं है, तो इसलिए मैं सरल चीजें पढ़ रही हूँ। और इसके बाद फिर तुम पढ़ के आना और फिर मेरे सामने भी पढ़ना, तो तुम्हारी सारी डिफिकल्टी अगर कहीं होगी तो ये सारी दूर हो जाएंगी। और तुम देख ही रहे हो कि तुम्हारे पास दो दो यूनिट ऐसे हैं जो पूरा थ्योरी समझने की जरूरत है, तो इससे ध्यान से पढ़ लेना, फिर तुम्हें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलो, तो हम बिहारी के अभी सीधा हम दोहों से शुरू करते हैं। तो पहला दोहा तो मेरे ख्याल से इनका वही है। अब तुमने कहा बिहारी पढ़ लेते हैं, तो मुझे देखो एक दोहा भी याद आ गया कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुती होई। यही है ना? मूल पाठ निकाला है बिहारी का? मुस्कान, मेरी यस आवाज मैम। आ रही है ना? मेरी आवाज तो यस मैम आ रही है। हाँ, तो उसका मूल पाठ निकालो बिहारी का। और साथ ही एक काम किया करो कि जो भी हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं उसका शब्दार्थ पढ़ लो, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोहा मैम एक अपने बार आप फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दोगे? हाँ, पहला दोहा तो उनका यही है, मेरी भव बाधा हरो। यस मैम, यही है। मिल गया ना? अब इसको यस मैम। पहले आप शब्दार्थ पढ़ लो इसके, फिर इस दोहे को पढ़ो। फिर तो जब मैं बताना शुरू करूंगी तो एक तो समझ भी आ जाएगा, और दूसरा ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरे बताने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तुमको समझनी है, जाननी है। तुम्हारे को प्रश्न करना आसान हो जाएगा, फिर तो पूछोगे तो और फिर आगे, क्योंकि एक बार में जो जो दिमाग में होता है हम बता देते हैं। इसके बाद फिर जब छात्रा क्वेश्चन करती हैं तो और चीजें निकल के आती हैं। ऐसा ऐसा नहीं हो पाता ना कि सब कुछ एक ही बार में दिमाग से बिल्कुल टक 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 निकल के आ जाए, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग तो फिट है नहीं। तो कुछ अपने से बताते हैं, कुछ आपके पूछने से फिर समझ में आता है कि अच्छा ये फिर बताओ। तो आप लोग इसका शब्दार्थ भी देख लो, और शब्दार्थ बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि कई चीजों की मिस प्रिंटिंग होती है और कई चीजों के अर्थ सही नहीं होते, तो वो मैं भी बताती जाती हूँ तुमको कि ये ऐसे है। जहां पे बिहारी का ये दोहे खत्म हो रहे होंगे ना, वहां पे शब्दार्थ लिखे होंगे इसके। और हार्ड कॉपी होती है तो फटाफट निकालना आसान रहता है, समझना भी और पढ़ना भी। हार्ड कॉपी की अपना मैथ तो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, इसलिए होनी चाहिए। मेले यस मैम, शब्दार्थ है। हाँ, अब पढ़ो इनको। अच्छा गर्ल्स, देखो जैसे मुस्कान पढ़ रही है, सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है, बात भी कर रही है, इसी तरह सबको एक्टिव होना है। गर्ल्स, सब लोग सुन रहे हो मुझे? जो लगभग 15 लड़कियां शायद जुड़ी हुई है, मैं ध्यान नहीं दिया अभी। यस मैम। सब लोग ध्यान दोगे ना? यस हाँ, किताब मैम। लेने में भी ध्यान दो और इसी तरह पढ़ने में, करने में, सहयोग करने में भी। हाँ, पढ़ो मुस्कान, पढ़ो। इसी दो भर के पढ़ना अभी शब्दार्थ। यस मैम। हम्म, मेरी भव मेरी भव बाधा हरो, झाई छाया श्याम श्याम दुति दुति प्रकाश, फिरी फिरी चितु उथी रहोती। अर्थ कहाँ बता रही हो? अर्थ भी तो लिखा होगा। मैम इसमें ऐसे ही लिखे हैं। ऐसे लिखे हैं जैसे यस मान लो, मैम। फिर से शुरू करो। पहला शब्द क्या है?
श्याम है ना? मु- मेरी भवदा हरो। मुझे लग रहा तुम दोहा पढ़ रही हो। नो शब्दार्थ मैम, पढ़ इसमें रही हो। शब्दार्थ में ऐसे ही लिखा हुआ है, फिर उसके कुछ शब्द के मीनिंग्स दे रखे हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, शब्दार्थ का मतलब वही होता है, मीनिंग वाला पढ़ो। झाई छाया, हाँ, श्याम श्याम, दुति दुति प्रकाश, लाभ रसी। अरे आगे मत जाओ, इसी दो एक और सिर्फ पढ़ो, एक एक को क्लियर करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही दिया होगा। कोई नहीं, दोहे में यस वापस आ मैम। जाओ, जहाँ पे दोहा लिखा है ना वहां पे वापस आ जाओ। ठीक है, गर्ल्स सबने पढ़ा, इस सबके पास सबने निकाला हुआ है ये मेरी भवबाधारो। ये तुम सबने देख लिया। अब देखो, मैं तुमको अब क्लियर करती हूँ। मेरी भव बाधा हरो। भव मतलब दुख भी होता है, और संसार की बाधा, संसार के कष्ट। भव बाधा, भव मतलब सांसारिक चीजें, जो संसार की चीजें उनको भव बोलते हैं। भव का मतलब होता है भौतिक चीजें के बारे में कहा जाता है, जो चीजें नष्ट होती रहती हैं और बनती रहती हैं। इस संसार में, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नष्ट नहीं होती है। क्या कोई ऐसी चीज है? कुछ ऐसा जो यहाँ पे वो चीज खत्म ही नहीं होगी कभी? कुछ नहीं है ना। नो मैम। देखो, हम भी तो खत्म होते हैं, है ना? तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, इसीलिए ये भाव है जो भूमि में मिटता रहता है, नष्ट होता रहता है। तो ये सब कुछ भाव है। तो कवि कहता है कि मेरी भाव बाधा हरो, इस संसार की बाधाओं को हरो। अब हरना मतलब दूर करो। किससे कह रहे हैं? राधा नागरी सोई, राधा से। पर राधा में राधा नागरी राधा, नागरी मतलब नगरीय, शहरी। मतलब बिहारी को गांव की भोली भाली सीधी सादी राधा से वो नहीं कह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो कह सकते हैं हम कि जो बिहारी थे उनको शहर की, जिनको सभ्य कहा जाता है, पढ़ी लिखी, चतुर, चालाक, समझदार, वैसी नायिकाएं पसंद हैं। तभी उन्होंने राधा नागरी सोई लगा दिया। जातन की छाई पड़े, छाई मतलब छाया, परछाई जिसको बोलते हैं। जातन की छाई पड़े, छाया पड़ने से श्याम, श्याम किसको कहा जाता है? श्याम किसको कहा जाता है वैसे? कृष्ण को कहा जाता है ना। श्याम हरित दुति बोल। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस पूरे दोहे में चीजें गर्ल्स नोट भी करते जाना। साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? नहीं बैठे हो तो यस मैम, बैठे हैं। जो बैठे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बैठे हैं तो उनको बैठना चाहिए। क्योंकि जितनी चीजें मैं बताऊंगी वो चीजें यहाँ पे लिखी तो कहीं है नहीं, अभी सुनोगे बाद में भूल जाओगे, तो लिखते जाओगे तो सही होगा। इस दोहे में श्लेष अलंकार की छटा बिखरी हुई है। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या गूथा हुआ। जैसे माला में कई फूल गूथे रहते हैं, इस तरह से मान के चलो। वैसे कविता में श्लेष को ऐसे समझेंगे कि कविता में एक बार शब्द आया, कोई प्रयोग हुआ, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो एक से ज्यादा है। जैसे मान लो जातन की छाई, छाई का तो मैं अर्थ बता दिया गया छाया, लेकिन ये एक ही अर्थ है। अगर इसके एक से ज्यादा और अर्थ निकले, और लेकिन कविता में उस शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो,
और उसके अर्थ एक से ज्यादा निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। तो अब इसमें सब जगह श्लेष है। जैसे मेरी भाव बाधा हरो, तो जो बाधा है, मेरी भाव बाधा हरो, सांसारिक जो बाधा है, उस संसार की बाधा का मतलब भी देखो, कई तरह की परेशानियां, दुख आदि हैं। तो इसमें लगभग कई ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ हैं। जैसे मैं अभी बताती जाऊंगी कि मेरी भाव बाधा हरो, एक मिनट, कहाँ से था, यहीं से तो था शुरू। मेरी भाव बाधा हरो, मैं तो याद के आधार पे बोल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई पड़े। तो छाई में देखो छाया भी है, और इसका एक अर्थ और भी कोई है क्या, लेकिन इसका तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि दूसरा अर्थ होता है। लेकिन श्याम के 2-3 अर्थ निकलते हैं। श्याम हरित दूती हो, श्याम एक तो कृष्ण को बोलते हैं और पाप को बोलते हैं, काला को भी बोलते हैं। पाप पाप श्याम, श्याम कृष्ण को भी बोलते हैं ना। यस मैम, कृष्ण और पाप पाप। और काला, काले रंग को भी श्याम कहा जाता है। कृष्ण का नाम Yes. ही इसलिए श्याम बोलते हैं क्योंकि उनका रंग काला था, है ना। तो इसके Yes, 3-3 अर्थ हो गए ना। जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होए। अब यहाँ पे जो दूती है ना, दूती में भी देखो, एक तो उसका अर्थ होता है चमक, दूसरा इसको उससे भी ले सकते हैं, श्वेत से भी, गोरे रंग जैसा श्वेत से भी, और प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता जिसको बोलते हैं, खुशी और प्रसन्नता एक ही बात है। तो इसके भी 2-3 अर्थ हैं। तो इन जगहों पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार क्लियर हो रहा है कि कुछ शब्द तो एक बार प्रयोग हुआ है कविता में, लेकिन अर्थ कितने 2-3 निकल रहे हैं, एक से ज्यादा निकल रहे हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक तो ये इसमें ये विशेषता है। दूसरा ये है कि इस दोहे को श्रृंगार की श्रेणी में भी रखा जा सकता है और वंदना की, प्रार्थना की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब मैं ये भी बता देती हूँ दोनों में कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि देखो पहली जो लाइन है वो तो भक्ति प्रधान है। देखो प्रार्थना है, मेरी भव बाधा हरो, मतलब मेरे कष्टों को दूर करो, मेरे दुखों को दूर करो। तो ये किस में होता है, प्रार्थना करते हैं ना ऐसे, तो है ना। तो यहाँ पर भक्ति भाव है, एक भक्त का भाव है। जब तुम्हें क्लियर नहीं हो तो मेरे से बाद में पूछ लेना। अभी मैं इस चीजों को जो बता रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। देखो इसमें भक्ति भाव है, प्रार्थना का भाव है, लेकिन फिर जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती हो, श्रृंगार का भाव आ जाता है कि जिसकी छाया पड़ जाने से श्री कृष्ण जो है ना वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका चेहरा खिल जाता है ना, उनका चेहरा खिल जाता है, उनके चेहरे में चमक आ जाती है। तो नायिका को देख करके नायक का प्रसन्न हो जाना श्रृंगार भाव है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, जबकि वहां पर शांत रस है। भक्ति जहां पर होती है वहां पर शांत रस होता है। तो पहली लाइन में शांत रस है और दूसरे में श्रृंगार है। अब इस दोहे को आप स्वयं पढ़ो, और कोई चीज ऐसी है, कोई अर्थ ऐसा है या कुछ भी जिज्ञासा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे पूछ लो। मैम, हाँ, मैम आपने श्याम के 3 अर्थ बताए थे, इसमें यहाँ पे श्री कृष्ण वाली लाइन ऐड होगी ना? क्या मतलब उस क्या कह रहे हो? श्याम के आपने 3 अर्थ बताए थे। मैंने तो शब्द के 3 अर्थ बताए हैं ना, जो जैसे मैंने छाई के बताए,
वो हाँ जी, है कि नहीं, उसके श्याम के बताया और हाँ दूही जी, का बताया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ लाइन की बात नहीं कर रही मैं, तो शब्द में बता रही हूँ कि कहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक तो ये बता रही हूँ, दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि श्लेष अलंकार कैसे पहचानोगे। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ओके मैम। देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मुझे बताओ तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी। इसमें किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ। कोई क्वेरी नहीं है? नो मैम, समझ आ गया। आ गया ना? चलो, तो अब मुझे दूसरा बताना जरा। दूसरा तो मुझे याद नहीं है, दूसरा तुम बता दो पढ़ के। दूसरा क्या है? यस मैम। फिरी फिरी चितू उत्की रहतू, टूटी लाज की लाव घ, अंग अंग छवि झर में भयो भोर की नाव। अभी इसके तुम शब्दार्थ पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं इसको करवा देती हूँ। लाव का मतलब रस्सी, नाव बांधने की लहासी, लाज की लाव, लज्जाकृत लाव, लज्जा से बनी हुई लाव अर्थात लला रूपी लाल छवि, लाल लाव। छवि मतलब छवि रूप नद। हो गया। और गर्ल्स ये भी देख लिया करो कि जो दोहा है उसके अर्थ दिए हैं, चलो, लेकिन कोई कोई ऐसा अगर अर्थ है कि जो दिया भी नहीं था और तुम्हें कठिन लग रहा है और मान लो मैंने भी नहीं बताया है, तो फिर आप पूछ भी लिया करो। क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि देखो, हमारे अंदर कोई कैसेट तो फिट है नहीं, जितना एक बार में ध्यान आ जाता है तो हम बताते चलते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी हो सकती है कि हमने अपनी समझ से तो तुम्हें बढ़िया समझा दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई चीज अभी भी कठिन लग रही हो, तो फिर आप उसे पूछो। ठीक है, तो ये वाला हो गया ना। अब इसको ऐसा करना मुस्कान कि थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है तो मैं फिर कंटिन्यू नहीं बता पाऊंगी, एक एक लाइन का क्लियर कराऊंगी। यस मैम। फिरी फिरी चितू उठी रहतू। अब फिरी चितोवतु उतिही रहतु। चितवतु, चितवना मतलब देखना, इसका शायद अर्थ नहीं दिया हुआ। फिरी फिरी बार बार, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि फिरी फिरी एक ही शब्द को दो बार बोला गया है ना। तो इसमें जैसे फिरी फिरी, धीरे धीरे, जब ऐसे कोई एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है तो वहां पर क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये साथ साथ नोट करते जाओगे तो बाद में भी नहीं भूलोगे। तो फिर में पुनरुक्ति अलंकार है। फिर चितवतु मतलब बार बार, उधर ही देखती है, चितवत उतर, उसी ओर। किस ओर? जिस ओर नायक को आना होता है या नायक से मिलने जाना होता है, उस रास्ते की ओर जहां से नायक आ सकता है। नायिका उधर ही बार बार देखती है। ये लाइन क्लियर है? देख लो। यस मैम। हाँ, आगे लाइन बताओ। टूटी लाज की लाव। टूटी लाज की लाव। अब क्या टूट गया है? लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है, लाज की लाव। अब देखो, यहां पर भी श्लेष अलंकार है लाज की लाव में। लाज में भी और लाव में भी। जो लाज है उसका एक अर्थ तो ये है, लज्जा है, शर्म है, लेकिन वहीं पे इसका यस अर्थ मैम। रस्सी भी है, जो नाव बांधते हैं जिससे। जैसे अब मान लो दिन भर खेने के बाद अब नाव को तट पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो बह जाएगी ना, तो उसको पेड़ से बांध दिया जाता है, उसको लाव कहते हैं। तो रस्सी भी, लज्जा और रस्सी, इसके दो अर्थ हैं। सॉरी, एक सेकेंड। टूटी लाज की लाव, तो इसमें जो लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है, सॉरी, रूपक अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार है, इसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि लज्जा रूपी रस्सी है ना।
अब लज्जा क्यों टूट गई है? क्योंकि नायक से उसे प्रेम हो गया है, उससे लगाव हो गया है, तो मन ही नहीं मानता। सो कि बड़े लोग देख लेंगे, कोई देख लेगा तो कहेगा उधर ही क्या देखती रहती है, तो इस बात की चिंता ही नहीं रह गई है। लज्जा रूपी रस्सी जो है ना अब टूट गई है। कैसे? जैसे सुबह, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन से ये पूरा अर्थ कंप्लीट होगा। अगली लाइन पढ़ो। अंग अंग छवि झर में भयो भोर की नाव। और अंग अंग में लज्जा रूपी रस्सी तो टूट ही गई है, अंग अंग में छवि जो है ना फूटी पड़ रही है, मतलब सौंदर्य निखर रहा है। जब कोई नायक जीवन में आता है 15-16 साल की लड़कियों के, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही मेकअप और थोड़ा सा टिप टॉप बाल बने हैं ठीक कि नहीं, ड्रेस अप है कि नहीं, सब ध्यान दिया जाता है, तो क्या होता है, सौंदर्य निखरता है। तो अंग अंग में जो है ना छवि फूटने लगी है, सौंदर्य निखरने बढ़ने लगा है। लज्जा भी टूट गई है, बार बार उधर ही देखती रहती है, और सौंदर्य निखर रहा है, मतलब छवि फूटी पड़ रही है। और भई भोर की नाव, जैसे जब शाम हो जाती है तो क्या करते हैं कि नाव को पेड़ से बांध देते हैं, तो रात भर तो ज्यों की त्यों बंधी ही रहती है नाव, है ना। लेकिन जैसी सुबह होती है फिर से रस्सी खुल जाती है, और नाव जो है स्वच्छंद रूप से नदी में विचरण करती है, सवारी लेती है, उतारती है, खेई जाती है। तो उसी प्रकार जो नायिका है भोर की नाव की तरह हो गई है। अभी तक क्या थी, जब तक लज्जा आती थी लड़कों से बात करने में, लड़कों की तरफ देखने में, और इतना ज्यादा मतलब नहीं रहता था कि कोई आया है कि नहीं आया है, कौन कितने दिन से नहीं आया, ये सब जब तक भाव नहीं थे, तो वो उस नाव की तरह थी जैसे रात में नाव बंधी हुई थी। लेकिन जब नाव खुलती है सुबह, भोर होने पे, भोर का मतलब सुबह, सुबह जब खुल जाती है, तो भाव जो नाव है वो कई तरह की क्रियाएं करती है। नदी है, अगर सागर है, जो भी है, सागर में तो खैर नाव इतना नहीं चलती, नदियों में चलती, जो नदी है उसमें चलती है, यात्री लेती है, यात्रियों को उतारती है, तरह तरह की धाराओं में बहने का वो करती है। तो हालांकि नाव अपने आप नहीं करती, सब कुछ केवट करता है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, जो नायक है उसकी यादों के कारण ही, उसके मिलने के बाद, उससे लगाव होने के बाद जो परिवर्तन आया है, तो उसके कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब उन परिवर्तनों में एक तो लज्जा खत्म हो गई है, उसी तरफ बार बार देखती रहती है, और अपनी सुंदरता जो है ना निखरने लगी है, वो संवरने लगी है, और अंग अंग से, मतलब शरीर के प्रत्येक अंग से, अंग अंग से, अंग अंग में भी पुनरुक्ति अलंकार है क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो अंग अंग से छवि फूटी पड़ रही है, और वो भोर की नाव की समान हो गई है। अब बंधन में नहीं रह सकती, बंधन में नहीं है। अब उस बहाने से उस साइड देखने की भी कोशिश करती है, जाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सा उसी तरफ देख, ध्यान दे जहां से नायक को आना है। तो ये एक लड़की की जो तुलना है, एक नायिका की जो तुलना है, वो भोर में जो नाव जिस तरह से गतिशील हो जाती है, उस नाव से तुलना की गई है। तो लगभग पूरे ही इस दोहे में रूपक अलंकार है। अब देख लो आप, इसमें कुछ अनक्लियर लग रहा है क्या? मैम इसमें लाभ का मतलब रस्सी था ना। हाँ, लाव का मतलब रस्सी था। लाज देखिए, हाँ की हाँ, देखिए लाभ लज्जा मतलब रूपी रस्सी लज्जा ना। की हाँ रस्सी। हाँ, तो यस इसलिए मैम। रूपक अलंकार सब जगह लगे, जैसे भोर की नाव है, सब यस जगह मैम। रूपक अलंकार है। ओके मैम। तो देख लो, इसका मीनिंग क्लियर है। और जहां जहां मैंने जो जो अलंकार बताए, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, और बिहारी की सारे दोहों में
ब्रिज भाषा है और परिष्कृत ब्रिज भाषा है, मतलब अच्छी शुद्ध ब्रिज भाषा है जो कि संस्कृत के नजदीक भी है। पढ़ रहे हो? यस मैम। ओके। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? जोग जुगति सिखाए सबे मनु महामुनि मेन, चाहत पिय अवदेता काननु सेवत नैन। नैन। हाँ, इसमें भी उसी तरह थोड़ी थोड़ी पढ़ना। इसमें पहले मैं ये थीम बता देती हूँ कि जैसे वहां पर नाव से कंपेयर करके और नायिका जब यौवन अवस्था में आती है तो मतलब यौवन शुरू होता है और नायक से उसका मिलन हो जाता है, नायक से लगाव भी हो जाता है, तो उसको किस तरह से बताया गया था। इसी तरह से यहाँ पर जो नायिका है और नायिका का जो यौवन और परिपूर्ण हो रहा है और विस्तृत हो रहा है और उसमें परिवर्तन जो आ रहे हैं, तो एक योगी से तुलना करके और साधना तपस्या आदि से तुलना करके बताया गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जोग जुगति सिखे सबे मनु महामुनि मैन। जोग जुगति सिखे, जैसे एक जोगी है, योगी मतलब जो साधु है, जैसे जोगी मतलब योगी किसी को तपस्या और साधना के जुगति मतलब उपाय सिखाता है कि कैसे तपस्या करनी चाहिए, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, जैसे जोग जुगति सिखाता है उसी प्रकार नायिका को, नायिका का जो यौवन है और उसमें जो काम भावनाएं मतलब नायक से मिलन की भावनाएं जो जग रही हैं, वो यौवन रूपी योगी उसको, या काम रूपी योगी जो काम भावनाएं जन्म ले रही हैं कि नायक से मिलना है, बात करना है, कुछ देर उसके पास रहना है, आदि आदि कई तरह की भावनाएं जैसे मन में उत्पन्न होने लगती हैं, वो भावनाएं उसे ये सब सिखा रही हैं। आगे लाइन क्या है? चाहत पिय अवदेदता काननु सेवत नैन। और प्रिय मिलन की इच्छा में उसके जो आंखें हैं वो इतनी विकसित हो गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि लगता है जैसे कानों को छू रही हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा ये है कि मैंने बताया ना कि योगी से वन, और जैसे जो एक साधु सन्यासी होता है, योगी होता है, तो वो तपस्या के लिए क्या क्या करता है और उसको कैसे उसका गुरु क्या क्या चीजें सिखाता है, तो वो सब चीजें उनकी भी कल्पना है। तो इसमें ये भी है कि जो जिस प्रकार से योगी वन में बता उसकी जो तपस्या है वन में किस तरह से विस्तार करती है, जैसे कानन। अब कानन का मतलब एक तो कान है, कान अपने जो कान होते हैं, कानन सेवतु नयन, जो उसकी आंखें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हो दिखती हैं जैसे कान तक हो, कान को तक छू रही हो। तो और वहीं पर जैसे कि वन में कानन सेवतु नयन, जैसे वन में तपस्या का विस्तार हो रहा हो, तो कान यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं कानन के, एक कान और दूसरा वन। वन को भी कान कहा जाता है, मतलब तुम वन नहीं समझते हो तो मतलब जंगल, यस मैम। ये है। और फिर आगे भी लाइन है ना? मैम खत्म, नैन तक ही था। अच्छा, तो देख लो इसको पढ़ के। इसमें इसी तरह से है कि जिस तरह से एक योगी जो है ना, योग के लिए जो ये गुरु होता है, वो योगी को जैसे जैसे सिखाता है कि किस किस तरह से तपस्या करनी है और जंगल में किस तरह से अपनी तपस्या विकसित होती है जिस तरह से उस योगी की तपस्या, उसी प्रकार इसका जो नायिका का जो काम है, काम रूपी देवता है जो
काम देवता, उसी को देवता को कहा जाता है, जिससे स्त्री पुरुष के अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब जो लगाव होता है, शुरू होता है, भावनाएं एक दूसरे के लिए जो इच्छा जन्म लेती है, तो उसे काम कहा जाता है। तो जो ये काम रूपी देवता है, वो तरह तरह की जुगतियां मतलब उपाय, योजना, कुछ भी कह सकते हो, नायिका को सिखा रहा है, और वो सिखाने से उसी प्रकार विस्तृत हो रहे हैं उसके नयन, उसका पूरा शरीर वैसे ही विकास कर रहा है जैसे कि, तो उसे उसका विकास देख के ऐसे लगता है कि जैसे उसकी आंखें कान तक से विक्त हो गई हैं, कान को छूने लगी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। खासतौर से आंखों पे ही ज्यादा कवि ने लिखा, पूरे अंग का वर्णन नहीं किया, आंखों के बारे में लिखा कि वो ऐसी दिखने लग गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे जोगी की तपस्या विस्तार पाने लगती है वन में। कानन उसे बतुनैन, अब देख लो पढ़ के, ये क्लियर है। और इसमें श्रृंगार रस तो है ही, भाषा सभी में ब्रज भाषा है, और जहां पर जो अलंकार है वो भी मैं बताती जा रही हूँ। तो इसमें सब में देखा जाए तो आ, दो अर्थ निकल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थ निकल रहा है। श्लेष तो ऐसा है कि काननों में ही है, लेकिन जो दोहा है ना, उसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। एक निकल रहा है वो अर्थ, इसको अनियोक्ति एक तरह से अलंकार बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। एक वो अर्थ निकल रहा है जो प्रत्यक्ष अर्थ है, और दूसरा वो अर्थ निकल रहा है जो छुपा हुआ अर्थ है ना। तो दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें। हालांकि हम कह सकते हैं कि इसमें तुलना करके बताया गया है कि जैसे जोगी करता है जो जो कुछ, उसी तरह से यौवन को समझाया गया। ये तो कवियों का अपना चमत्कार है कि किस चीज में कंपैरिजन दिखा सकते हैं। बाकी आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम। नेक्स्ट कौन सा है? कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। अब देखो, कहा इसमें तो पूरा आप पहले ध्यान से, अच्छा पहले अर्थ भी पढ़ लें, कौन कौन से अर्थ दिए हैं इसमें। कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात। शब्दार्थ पढ़ लो ना। कहत, यस मैम। कहत मतलब कहता है, नटत मतलब निषेध करना, मन करना, मना करना, इनकार करना। नहीं, मना करना, मना करना। यस मैम, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। इनकार करना। रिझत मतलब मन करना। हाँ, रीझना नहीं, नटत खिजत का है मतलब मना चिढ़ना। करना, रीझा वो नटत का मना करना। मैम रिझत का भी यही लिखा है, नहीं, मन करना। रीझने का तो मोहित हो जाना, रीझना खींचना होगा वो जिसको। खिजत का चिढ़ना। हाँ, मिलत का मतलब नैनों का मिलना। खिलत मतलब हंसना। लजियात मतलब शर्मा जाना, लज्जित होना। भवन मतलब भवन। नैननु मतलब आंखों से, नहीं परागत नहीं मधुर। अरे आगे क्यों नहीं जाओ, ध्यान से देखा करो कि कौन से में चले गए, नंबर तो डले यस रहते हैं। हाँ, नो मैम, ये कंटिन्यूएशन में है, नहीं तो ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो अभी कंटिन्यूशन नहीं है, वो नेक्स्ट है। चल, तो अब इसको हम करते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया, नैनन मुंह से करत है भरे भवन बात। अब देखो क्या है कि नायक की, जैसे कृष्ण से ही ज्यादातर नायकों की तुलना करी जाती है, क्योंकि कृष्ण को पर आधारित लिख दो तो सब माफ रहता है, लेकिन सीधे लड़का लड़की को प्रेम करने के लिए आजादी तो है नहीं। राधा प्रेम करे तो आपके ही पेरेंट्स झूम झूम के गाएंगे,
पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन तुम करो तो पकड़ के चोटी, कहेंगे आगे से तो बाहर मत जाना, है ना। तो बात ये है कि जो भी लिखा जाता है वो सब कृष्ण और राधा पर ही होता है। तो कृष्ण की मुरली नायिका ने छुपा ली है, राधा ने, मान लो। मैं तो ज्यादातर कृष्ण और राधा नहीं बोलती हूँ, नायक नायिका कह के ही बात बताती हूँ, क्योंकि प्रेम करना सबका अधिकार है और सबको हो ही जाता है। मना करने वाले मना करते हैं तो उनसे बचना पड़ता है, और इसके सिवा क्या कर सकते हैं, इसलिए छुप के करना होता है। बाकी होता सब सबको है ही। तो नायिका ने नायक की मुरली छुपा ली है। पहले जमाने में तो मुरली उरली होती थी, आज होता तो बॉल छुपा लेती, बैट छुपा लेती। तो अब वो पूछ रहा है कि मेरी मुरली तुमने ली है? उसने उसने कहा हाँ। फिर नटत मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं ली। कहत नटत है। फिर जिस तरह से उसने मतलब, फिर इसके बाद जैसे कहा होगा ना कि अच्छा तो दे दो, तुम ही ने लिए, नहीं तुम ही ने लिए, तो कहत नटत, रीझत, पहले मोहित हो गई नायक पर, फिर खींचत, फिर नाराज हो गई। एक तो ये अर्थ है। दूसरा ये भी है, नायक आया नायिका के यहाँ और उसने मिलने के लिए कहा, ठीक है, उसने कहा, नायिका ने मना कर दिया। समझ रहे हो, नायिका ने यस मना कर मैम। दिया कि नहीं मिल, अभी नहीं मिल सकते, अभी सब लोग हैं घर में। ऐसा कहने से नायक उस पर रीझ गया, मतलब मोहित हो गया। उसे रीझते देख के सबके सामने नायिका खींच गई, चिढ़ गई, गुस्सा हो गई। एक चित्र सा बनता है, तुम बना के देखो, एक इस पे एक फिल्म सी बन सकती है, छोटी सी। नायक आया, उसने कहा, कोई संकेत स्थल की ओर इशारा किया कि चलो मिल। उसने मना किया, अभी नहीं, ये टाइम ठीक नहीं है। नायक रीझ गया कि वाह वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। वो इस बात पर भी खींच गए कि सबके सामने जरूरी है कि तुम मुस्कुराओ और कुछ इशारा करो, चुप नहीं रह सकते। वो खींच गई, चिढ़ गई। कहत नटत रीझत खींचत, मिल, और फिर इसके बाद आंखों से आंखें मिली, मिलत, आंखें मिलते ही मिलत, खिलत, खिल गई, पहले प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, खिलत, और फिर ये देख करके कि वो मतलब सबके सामने कैसे खुश हो रही है, लज्जित हो गई, कह रही ये क्या कर रही हूँ, शर्मा गई। मिलत खिलत लज्जात, और नैनन हूसो करत है, ये कोई बोल नहीं रहा है, सारी बातें कहाँ से हो रही हैं, आंखों ही आंखों में। नैनन हूसो करत है, सॉरी, हाँ ठीक तो बोल रही हूँ, नैनन हूसो करत है भरे भवन में बात। भवन मतलब घर, भरे, ऐसा नहीं सूना नहीं है, लोगों से भरा हुआ है, सब लोग हैं, सबके सामने ही नैनों में बातें हो रही हैं और किसी को कुछ पता नहीं है ना। तो ये है इसका पूरा का पूरा सौंदर्य, जो श्रृंगार रस तो इस तरह से मतलब एक छटा सी बरत गई है, और एक मर्यादा में भी है, कहीं मर्यादा नहीं टूट रही है, और दोनों मिल भी रहे हैं और दोनों मर्यादा का पालन भी कर रहे हैं। कई बार होता है आपके घर कोई आया जो आप ही के बुलाने पे आया है, लेकिन वो कह रहा है कि अरे आंटी बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले, अरे चल 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 फलानी लड़की के नाम से चाय बनाओ, हाँ ठीक है बना रही हूँ। उनको नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं है चाय पीने के लिए, अरे खबरदार चाय पी के ही जाना है, ऐसा मतलब कुछ भी। आप लोग बात भी कर रहे हो, दोनों समझ भी रहे हैं, पेरेंट्स सिर्फ खुश हो रहे हैं कि भाई अब कोई आया है घर में तो उसका स्वागत तो किया ही जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसको समझना है वो समझ रहा होता है। तो यही सौंदर्य है इसमें। आप देख लो, मेरे ख्याल से ये तो सबको ही समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ की दृष्टि से है, जिसको भी कोई भी दोहा समझ नहीं आया हो तो, बल्कि मुझे शर्माना बिल्कुल पसंद नहीं है,
जब पढ़ने में लगा है तो पढ़ने की तरफ बात होनी चाहिए, जिसको भी जहां कोई कठिनाई हो। देख लो ये क्लियर है कि नहीं। यस मैम, क्लियर है। तो बस मेरे ख्याल से एक ही दिन में सारी डोज नहीं खिलानी चाहिए मुझे, 4 मैंने पढ़ा दिए हैं, अभी इस इतने में रोक देती हूँ। तुम लोग मैम क्या सिर्फ लास्ट बचा है। हम्म? मैम लास्ट बस एक और बचा है। एक ही बचा है, यस मैम। तो लाओ फिर इसे भी निपटा ही दें। यस मैम। हाँ, जब एक ही बचा है तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिनते हो आगे कौन हवाल। इसमें भी दो अर्थ हैं और अनियोक्ति अलंकार है। अनियोक्ति अलंकार होता है गर्ल्स की प्रत्यक्ष जो है ना, जिसको लक्ष्य करके कहा गया है, और लक्ष्यार्थ कोई और होता है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, पराग एक वो होता है जो कलियां जो फूल होते हैं ना, फूलों के जो बीच में एक तरह का पदार्थ निकलता है, मेरे ख्याल से पता नहीं वो लाल या पीला किसी रंग का होता है, ऐसे किसी रंग का, तुम कभी देखना, वो बीच में होता है, उसको तोड़ते हैं तो वहां दिखता है वो पाउडर पाउडर सा, मेरे ख्याल से होता है वो, मुझे अब याद तो नहीं आ रहा, बचपन में ही देखा था, है ना। तो उसको पराग बोलते हैं। तो और मधु मतलब शहद, मधुर मीठा। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अभी इस समय, काल मतलब समय, ऐसे समय में विकास भी अभी उसका नहीं हुआ है। हाँ तुम शब्दार्थ पढ़ लो, मैं भूल गई थी बोलना, फिर पढ़ो। यस मैम। परागु मतलब पराग, मधुर यानी मीठा, मधु यानी शहद, विकासु यानी खिलना, हवाल यानी हालत या दशा, अली यानी भौरा, कली मतलब फूल की कली, बंधे हो मतलब बंधना या फिर जुड़ना। अब देखो गर्ल्स क्या है ना, जो हमारा इतिहास है उस समय अनेक शादियां लोग कर सकते थे। राजा लोग तो बिना गिनती वाली शादियां भी किया करते थे, कई बार खुद 50 साल के होते थे और शादी को 10 साल की लड़की से कर ले, फिर थोड़ा सा वेट किया करते थे 2-4 साल का, कि वो बड़ी हो जाए तो उसके साथ रंगरेली मनाए। तो ऐसी ऐसी शादियां भी हुआ करती थी, और आम वर्ग में भी 2-3-4 शादियां मिल जाती थी। तो ऐसा ही समय था जब बिहारी सवाई जयसिंह के दरबार में थे कवि, तो उस राजा ने शादी करी। और अभी मतलब ये मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये नहीं सब कुछ बताऊंगी ना तो ये दोहा तुम्हें समझ नहीं आएगा ये इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ये बता रही हूँ। तो राजा ने भी शादी करी, राजा तो बड़े उम्र के थे ही, जो रानी थी जिससे शादी करी थी वो लड़की अभी बहुत छोटी थी। तभी कवि लिख रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो विद्यो आगे कौन हवाल। अली, अली में श्लेष अलंकार है, अली मतलब भंवरा जो कि आपने अभी पढ़ा है, और राजा। कली, कली का मतलब कली, और रानी मतलब कच्ची उम्र की लड़की, जो अभी जिसका यौवन विकसित नहीं हुआ है। कच्ची उम्र की लड़कियां मानी जाती हैं 14-15 साल से नीचे वाली, 14 साल से नीचे वाली लड़कियां कच्ची कली मानी जाती हैं, और उस समय के हिसाब से तो वही कच्ची थी। आज तो चलो 18 साल की बाउंड्री है भी, तो वो रानी काफी छोटी थी। राजा क्या हुआ शादी के बाद कि हर टाइम महल में ही रहता था, उसी रानी को अपना देखता रहता होगा, और क्या बोलूं। तो बहुत सारे कामकाज राजा के तो दुनिया भर के कामकाज होते हैं जिन्हें वो नहीं देख रहा था। तो बिहारी ने ये दोहा लिख के भेजा, जिसका मतलब है कि अभी जो कली है, देखो कली होती है कच्ची, वो फूल नहीं होती, उसमें उतनी खुशबू नहीं होती कली में,
और वो उतनी सुंदर भी नहीं लगती। जब फूल बनता है, कली जब खिलती है तब फूल बनता है, तो फूल जो है ना पूरी उसकी पंखुड़ियां फैली होती हैं, और वो सारी पंखुड़ियां जब फैली होती हैं तो वो देखने में सुंदर लगता है। उसकी खुशबू भी बहुत तेज हो जाती है जो हवाओं में फैलती है, बहुत कुछ। तो पूजा में भी फूल ही चढ़ाए जाते हैं, माला में भी फूल ही गूंथे जाते हैं, कलियां नहीं। ये तो समझ रहे हो ना। यस मैम। और कली में पराग नहीं होता है, जब फूल बनता है तब पराग होता है। अब जब पराग से ही शहद बनता है, वो पराग आपको पता है ना, मधुमक्खियां जो मधु बनाती हैं, शहद बनाती हैं, तो किससे बनाती हैं? फूलों का रस ले ले करके, वही पराग ले लेकर, मेन तो वही है ना। तो पराग से बनता है, तो उसमें मधुरता होती है, मतलब मीठापन होता है। उसी मीठापन से वो मधु बनता है। तो अभी वो जो रानी है वो कैसी है? एक कली है जिसमें न तो पराग है, न मधु है, और न शहद है। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी कि ये लड़कियों में कहाँ से होता है मधु और शहद और पराग, ये सब क्या है? आ रही है या नहीं आ रही, ये समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर नहीं समझ रहे हो तो मेरा काम है कि मुझे सारी चीजें समझानी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्ल्स, ये क्लास है, इसमें सबका अलर्ट रहना और यस ध्यान मैम, करना आ जरूरी। रहा है क्या कह रहे हो? मैम, आ रहा है। आ रहा है? यस मैम। अच्छा, तो अगर मैं कहूंगी तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो कि तुम में मधु और मधुर क्या हो सकता है, शहद क्या है? कोशिश करो, थोड़ा बहुत तो बोलो, झिझकने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम मस्ती थोड़ी कर रहे हैं। चलो मैं बोलती हूँ, तुम सोच रहे होंगे कि किस तरह बताया जाए। लड़की का जब एक शरीर भी तो विकास करता है ना, तो शरीर तो विकसित होना चाहिए ना, यस मैम। है ना। तो शरीर का विकसित होना और उसकी बॉडी जो एक जिस तरह से एक शेप लेती है ना 14-15 साल के बाद, तो वो सब कुछ होगा तो एक पुरुष एंजॉय करेगा ना, तब वो पुरुष उस पे मतलब भोग सकता है। लेकिन अगर कोई 8-10 साल की, 10-11-12 साल की लड़की होगी जो जिसके खेलने के दिन होंगे, तो उसमें क्या करेगा, है ना। तो उस दृष्टि से बिहारी ने लिखा, अब राजा है जिसके अंदर नौकरी करते हो, उसके नाराज होने का डर तो होता है ना। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता था ऐसी बात। तो कवि ने कली और भंवरे को लक्ष्य करके लिखा, कि जैसे वो भंवरा से कह रहा कि ये भंवरे, अभी तू इस कली में उलझ के रह गया है जिसमें ना पराग है, ना मधु है, ना मधुरता है, तो फिर आगे तेरा क्या हाल होगा जब ये फूल बनेगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि उन्होंने भंवरे से कहा, अब अर्थ दो दो निकल रहे हैं। और ये दोहा लिख करके राजा के पास भिजवा दिया। तो राजा ने जब पढ़ा तो उस राजा को समझ आ गया, और राजा फिर कहते हैं कि अपने कामकाज को भी ध्यान देने लगा। तो इसका मतलब ये है, वैसे देखा जाए पूरे जो दोहे का मतलब है। तो पहला अर्थ निकला भंवरे के लिए, पहला अर्थ निकला भंवरे के लिए कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, इस कली में अभी ना तो पराग है, न मधु है, न मधुरता है, और ना ही अभी इसका विकास हो रहा है ना। अली कली सो हे विधु, हे बावरे तू अभी से इस कली में उलझ गया है, तो आगे कौन हवाल, जब ये फूल बनकर खिलेगी तब तेरा क्या होगा। फिर यही बात राजा पर लागू होती है कि जब अभी वो छोटी बच्ची है, अभी वो यौवन अवस्था को नहीं प्राप्त हुई है, तब तुम पूरा काम काज छोड़ करके
अब महल में ही बैठे रह रहे हो अगर, तो जिस दिन ये यौवन को प्राप्त होगी, इसका पूरा शरीर विकसित होके एक स्त्रियों का जो पूरा अंग प्रत्यंग होता है वो उभार लेके और खिल के जब सामने आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। और ये बात राजा को समझ में आ गई। तो अब तुम बताओ कि ये तुम देख लो पढ़ के, तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैंने तो 3-4 बार इसको रिपीट किया और यस मैम, क्लियर है ना। यस मैम, यस मैम। और अब तुम ऐसा करना, ये जो हमने 5 दोहे पढ़े हैं बाद में भी पढ़ लेना तुम लोग। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले पूछ लेना, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि तुम्हारे कुछ रह गया है। नहीं तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगी और हमेशा ही कहती हूँ कि क्लास में ये सब चीजें क्लियर करो, बाद के लिए छोड़ना ही नहीं है। लेकिन पढ़ के देख लेना, अगर कोई चीज ऐसी रह गई हो कि इस समय दिमाग में नहीं थी, बाद में दिमाग में आई कि हमें पूछना चाहिए था, तो वो फिर तुम नेक्स्ट क्लास में शुरू में ही कह देना कि हमें थोड़ा पूछना है, पहले हमें इसका क्लियर करा दो। तो मैं पहले ही क्लियर करा दूंगी और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी। और जब तक तुम अपना बुक का इंतजाम कर लो प्लीज गर्ल्स, ताकि तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो जाए।